जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज का ये वीडियो सिर्फ डीए और डीआर का नहीं है। आज का ये वीडियो हक, सम्मान और न्याय का है। देखिए, कोरोना काल में जब देश के कर्मचारी, पेंशनर्स और पूर्व सैनिक अपने घरों में बंद थे, जब दवाइयों की कीमत बढ़ रही थी, जब महंगाई आसमान छू रही थी, उसी समय केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने करोड़ों परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से देखिए झकझोर कर रख दिया। 18 महीने का डीएडीआर रोक दिया गया, जनवरी 2020 से जून 2021 तक। और देखिए, आज 2025 में भी ये एरियर अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पैसा है या हमारे अधिकार का सवाल है। देखिए, कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर जो है उसको 3 किस्तों में रोका जाएगा। जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021। अब सरकार ने इस पर कहा कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने भी देश को समझा, हमने भी सरकार का साथ दिया। किसी ने सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने हड़ताल नहीं की। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि रोका गया डीएडीआर बाद में क्यों नहीं दिया गया। और जब 2021 के बाद डीए फिर से बढ़ने लगा, जब टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जब सरकारी खजाना संभल पाया, तो फिर 18 महीने का एरियर क्यों नहीं दिया गया। देखिए, ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि डीएडीआर कोई बोनस नहीं है, ये कोई दया या खैरात नहीं है। ये महंगाई से लड़ने के लिए दिया जाने वाला वैधानिक अधिकार है। और यही हमें याद दिलाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो 1985 में आया था। यहाँ पर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर साफ कहा था कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारी का अधिकार है। अगर पेंशन अधिकार है तो उससे जुड़ा डीएडीआर भी अधिकारी है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। समान काम, समान अधिकार। तो फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या 18 महीने के डीएडीआर को रोकना न्याय था। देश के जो तमाम कर्मचारी यूनियंस हैं, जो पूर्व सैनिक संगठन है, पेंशनर्स एसोसिएशन है, लगातार ये सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि 18 महीने के डीएडीआर का एरियर जो है ये दिया जाए। और ये मांग आजकल की नहीं है, ये मांग 2021 से चल रही है। सरकार को मेमोरेंडम दिए गए हैं, मंत्रालयों में फाइलें पड़ी हैं, संसदों में इसको लेकर बात हुई है। लेकिन जवाब जो है हर बार इसको लेकर एक ही आता है कि सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। यानी कि सरकार का 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के भुगतान का कोई भी इरादा नहीं है। तो फिर अभी ये बात कहां से उठी। सोशल मीडिया में जो लगातार बातें आ रही है कि 18 महीने के डीएडीआर को लेकर हमें उम्मीद बनाए रखनी है, ऐसा क्यों है। वीडियो में आगे इसके बारे में भी बात करूंगी। देखिए, इसको लेकर पहले बात करते हैं कि विचार कब खत्म होगा। देखिए, सबसे पहले ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उम्मीद जो है अभी तक जिंदा है। यानी 18 महीने के डीएडीआर के एरियर की उम्मीद जिंदा है। और वजह की अगर बात करूं तो हाल फिलहाल के दिनों में देखिए, पश्चिम बंगाल के डीए का जो केस, जहां राज्य कर्मचारियों ने कानूनी रास्ता चुना अपने अधिकार के लिए, अपने डीएडीआर के पैसों के लिए, और इसको लेकर वो हाई कोर्ट गए और कोर्ट ने उनको साफ कहा कि देखिए, डीए देना सरकार की जिम्मेदारी है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। और आज ये मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला अभी रिजर्व, यानी आने वाले दिनों में इसको लेकर फैसला आएगा। और जब इसको लेकर फैसला आएगा तो हमारे 18 महीने के डीएडीआर को लेकर भी उम्मीद बन बन सकती है। क्योंकि देखिए, जहां किसी भी तरीके से काम नहीं बन रहा, वहां आखिर में जो है सरकार, कानून ही रास्ता जो है सबसे बेहतर होता है। यानी कानून की किताब में अभी उम्मीद कायम रखिए। देखिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का केस नहीं है, ये पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक उदाहरण बन सकता है। अगर कोर्ट ये मान लेता है कि राज्य सरकार डीए देने के लिए बाध्य है, तो फिर केंद्र सरकार के 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पर भी सवाल खड़े होंगे। यानी आने वाले दिनों में कानून के हिसाब से अगर बात करूं कि कानून के तरीके से हम उम्मीद रख सकते हैं कि अगर कोई संगठन माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर, तो हमें ये एरियर जो है जरूर से देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी सरकारें आवाज नहीं सुनती, तब संविधान बोलता है।
अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 जो सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार देता है। अब महंगाई में डीए रोकना सीधे सीधे सम्मान पूर्वक जीवन पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि देखिए सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। इसलिए देखिए आज भले ही ये पैसा ना मिला हो लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसको लेकर जो यूनियंस है वो लगातार प्रयत्न कर रही है। तो आने वाले दिनों में कुछ इसको लेकर जरूर से अपडेट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये बात थी 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर, और ये बात पर हमें उम्मीद क्यों बनाए रखनी है इसके बारे में भी वीडियो में हमने बात की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है, और बात उनके लिए भी करना जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास सही जानकारी नहीं होती है तब हमें कोई भी अगर कोई जानकारी देते हैं, जैसे कि 1-2 दिन पहले मैंने एमएससीपी को लेकर जब बात की थी कि एक पेंशनर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल कर कर कहा कि मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ने एमएससीपी को लेकर केस दर्ज करवाया। हमसे किसी ने कहा कि आप केस करवा दीजिए, 5-10 हजार रुपए हमारे चले भी गए और आज तक 2 साल हो गए, अभी तक ये केस भी नहीं हुआ। तो देखिए 2003 से पहले के वो रिटायरीज थे जिनको एमएससीपी तो छोड़िए एसीपी भी लागू नहीं था, लेकिन उनके ये पैसे क्यों बर्बाद हुए? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं। और यही वजह है कि आज जहां सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वीडियोस हैं जहां आप एरियस को लेकर बात कर रहे हैं, करते हैं, आप एसीपी एमएससीपी को लेकर सुनते हैं। वहीं पर मेरा ये प्रयास रहता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करती हूँ और साथ में जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो दूसरे हमारे पेंशनर्स हैं उनको भी पता चले कि उनको एसीपी या एमएससीपी लागू है या नहीं, और अगर नहीं लागू है तो इसको लेकर उनके पैसे बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरे फादर रिटायर हुए थे 2011 में और 2012 में उनकी डेथ हो गई और हम फैमिली पेंशन हमें मिल रही है, तो एमएससीपी या एसीपी मिलेगा या नहीं? देखिए यही बात है, आप लगातार वीडियो देख रहे होते तो आपको पता होता कि एमएससीपी या एसीपी के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, और यही वजह है कि मैं नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए कह रही हूँ। तो अभी देखिए जिन्होंने भी ये कमेंट किया है या तो विस्तार से फिर से मुझे कमेंट करिए, जिनमें उनको कोई सीरियस पनिशमेंट तो मिली है या नहीं, ज्यादा रेड इंक एंट्री नहीं है, ये सारी जानकारी दीजिए। कितने साल की सर्विस है उनकी ये बताइए। अभी हाल फिलहाल आपकी माताजी को किस रैंक के हिसाब से पेंशन मिल रही है, ये भी बताइए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि पेंशनर्स को एमएससीपी मिली होती है, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। फिर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको वही जवाब आएगा। इससे पहले सबसे अच्छा यही रहता है कि एसीपी या एमएससीपी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपको लागू है या नहीं, ये हमसे चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ताकि आप किसी भी तरीके की परेशानी में ना रहें। और खास तौर पर मैं यहाँ हमारे जो एजेड पेंशनर्स हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसे पेंशनर्स हैं, हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड या पीसीडीए तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ लेटर्स वगैरह लिखने में दिक्कतें आती हैं, नहीं समझ में आता कि एप्लीकेशन कैसे देनी है या अपनी कंप्लेन कैसे लिखनी है, उनकी कंप्लेन में खुद पहुंचा देती हूँ। तो कोई हमारे ऐसे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम 2019 में रिटायर हुआ हूँ, क्या 8 पे कमीशन में कितना पेंशन बढ़ेगा? देखिए जो भी अभी आपकी बेसिक है, आप बता रहे हैं कि 2019 में रिटायर होकर आए हैं, आपने ये नहीं लिखा कि आप कौन से मंत्रालय से हैं, कौन से विभाग से हैं, मतलब डिफेंस से हैं, क्योंकि देखिए हमारे वीडियोस में रेलवे मंत्रालय की भी ज्यादा जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनके भी मैसेज आते हैं। तो आपने ये नहीं लिखा, ऐसे में मैं क्लियरली नहीं जानकारी दे पाऊंगी, आप मुझे फिर से कमेंट करिए। और रही बात हमारे डिफेंस के, अगर पेंशनर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर हैं, तो देखिए आप बता रहे हैं कि 2019 में रिटायर होकर आए हैं, तो उसके बाद ओआरओपी 2 आई है, ओआरओपी 3 भी आई है, उसमें आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी है। और साथ ही में अगर 8 पे कमीशन की बात करूं तो मैं उन सभी के लिए कह रही हूँ, सभी पेंशनर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उसके बाद जो राज्यों के पेंशनर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा बाद में, जब उनके राज्य इसको लागू करेंगे 8वें वेतन आयोग को। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसका सबसे पहला लाभ जो जिनको देखने के लिए मिलेगा वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या पेंशनर्स। तो ऐसे में जो फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग की कमिटी जिसकी सिफारिशें करेगी और केंद्र सरकार जितने फिटमेंट फैक्टर पर मानेगी, या वो जो भी जादुई आंकड़ा होगा 2.57, या अगर बात करूं अभी जो सबसे सटीक लग रहा है 1.90 या 1.92, इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं लग रहा है महंगाई दरों के आंकड़ों को देखते हुए। तो वो जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा वो अब की आपकी जो हाल अभी
जो बेसिक है पेंशन की, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में आपको कितना लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ सभी को मिलेगा, और जब तक फिटमेंट फैक्टर पता नहीं चलता, ये कह पाना कि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये जो है काफ़ी मुश्किल है। चलिए, आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम नमस्ते, इन्होंने अपना नाम लिखा है, एक सूबेदार अशोक कुमार जी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो इस कमेंट्स के लिए आपका भी शुक्रिया कि आप लोग जो इस चैनल पर विश्वास रख रहे हैं, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है, इतना लाइक कर रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। देखिए आगे लिख रहे हैं कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनरी रैंक को जो मिलता है उसका बेनिफिट्स किस-किस को मिलता है और किसको नहीं मिलता है, और ऐसा क्यों, आप ये बताइए। ऑनरी सूबेदार मेजर की पेंशन ओनली आ रही, मतलब है ऑनरी सूबेदार मेजर है, लेकिन सिर्फ सूबेदार की पेंशन आ रही है। देखिए सर, कुछ रैंक में ऑनरी रैंक का जो बेनिफिट है वो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो सिर्फ नाम के लिए ऑनरी लगाने के लिए देते हैं। अब इस बारे में बहुत सारे ज्ञापन सौंपे गए हैं केंद्र सरकार को, और आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी, क्योंकि मैं समय समय पर जो भी ऐसी जानकारी मेरे पास होती है मैं जरूर से शेयर करती हूँ। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने बहुत प्रयास किया है इसको लेकर भी, अपने ज्ञापन में भी इसको शामिल किया है, बहुत सारे ज्ञापन हमने भी पढ़े हैं। तो ये कोशिश जारी है, जब आने वाले दिनों में इसकी सही-सही अपडेट होगी, वीडियो के माध्यम से ज़रूर से शेयर कर दूँगी। चलिए, अब आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 2020 अगस्त की पेंशन आउट हुआ हूँ, और मैंने आपको एसीपी और एमएसीपी के बारे में पूछा था कि मुझे एमएसीपी और एसीपी लागू है या नहीं? तो मैम प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि नहीं, कि मुझे लागू मिलेगा या नहीं? देखिए, मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये कह चुकी हूँ कि लगातार वीडियो देखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और आपको आपके किसी भी सवाल को लेकर कमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि जो भी अपडेट होती है या जानकारी होती है उसके बारे में मैं बात करती रहती हूँ। तो एससीपी या एमएससीपी आपको लागू है या नहीं, आप चेक करवा लीजिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी दे सकते हैं ताकि मैं आपको चेक करके दूँ। बाकी सिर्फ़ इस एक कमेंट्स के बात बताना कि एमएससीपी, एससीपी लागू है या नहीं, ये काफ़ी मुश्किल है। 2020 में आए तो एमएससीपी ज़रूर से मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि मिली भी हो। आप थोड़ा पीपीओ चेक कर लीजिए, और कैसे देखना है एमएससीपी मिली या नहीं, ये 2-3 दिन पहले की वीडियो में मैंने विस्तार से बोर्ड में लिखकर समझाया है, और आसान भाषा में समझाया है, ताकि एमएससीपी को लेकर किसी भी पेंशनर्स के कोई भी सवाल ना रहे। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप लोगों को यूज़फुल लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफ़िकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे, और आप चाहें तो हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।